फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड थ्री विंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो हमारी लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है यूनियन की, और यही यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो पीपल के विल को रिफ्लेक्ट करती है। इसी से हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, क्योंकि पार्लियामेंट को पीपल सीधे इलेक्ट करती है। तो इसी पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से मंत्री चुन के आते हैं और यही मंत्री का एडवाइस और राष्ट्रपति काम करता है। तो आप तीनों देखेंगे कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखेंगे कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट जोड़ दिए उसी में, ये तीनों काम करते हैं लेजिस्लेशन का। तो लेजिस्लेशन जो होता है उसके तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। एक तो ये कि हमारी पार्लियामेंट होती है, दोनों हाउसेस, दूसरा सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, बिल को लेके जाती है, और तीसरा है प्रेसिडेंट जो उस पर अपनी असेंट देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो रूसो के, हॉब्स के या लॉक के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी है उसका एक मॉडर्न फॉर्म है, उसका ग्लोरीफाइड और मॉडिफाइड फॉर्म है, लाइक ब्रिटेन। क्योंकि यही पार्लियामेंट पीपल के विल को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जहां ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेन है, सॉवरेन इसलिए है क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट वहां माई बाप है। पार्लियामेंट अगर कहे दे दिन को रात तो मानना पड़ता है, रात को दिन। हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि कस्टम्स और कन्वेंशन उस पर चेक करते हैं। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है बल्कि सुपीरियर है। तो तीनों विंग्स में सुपीरियर पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास लेजिस्लेट करने की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, और साथ साथ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के होते हैं, अगर इससे एग्री नहीं करती सरकार या पार्लियामेंट तो उसे भी ओवररूल कर सकती है। आपने देखा कई जजमेंट्स को पार्लियामेंट ने रिवोक किया है सुप्रीम कोर्ट के। जैसे मान लीजिए गोलकनाथ का केस आया था 17th अमेंडमेंट में 1967 में, उसे पार्लियामेंट ने फिर ओवररूल किया। पार्लियामेंट उसे रिवोक किया और एक अमेंडमेंट लेके आई 25th अमेंडमेंट, जिसे बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने पहले रिजेक्ट किया था, उसी ने उसे एक्सेप्ट किया और डीटो किया, और उसी अमेंडमेंट एक्ट को 25th को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे नई बॉडी है, वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट ये बॉडी है। तो जो पार्लियामेंट हमारी है, आप जब हम शुरू करेंगे 70 जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे तो आर्टिकल 79 से लेकर के 87 तक हम डिस्कस करेंगे कैसे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है, कैसे लोग इलेक्ट होकर के आते हैं और कैसे इसकी कन्वीन होती है। कैसे कन्वीन होती है, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट। हमने आपको बताया था देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। तो जहां शैल बी वर्ड आया है, इससे एकदम क्लियर कट इंडिकेशन आपको मिलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री रन नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट होना ही होना है, इसे कोई बॉडी इवन पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके खत्म नहीं कर सकती, डिमिनिश नहीं कर सकती, इसकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकती। तो देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, नेचुरली यूनियन के लिए है, स्टेट के लिए लेजिस्लेचर्स होते हैं स्टेट के। अब ये लिखा गया है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। तो अब हमारा निष्कर्ष क्या है, अगर आप सवाल पूछा जाए
कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस ऑफ द टू हाउसेस रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मुखिया होता है, पार्लियामेंट का मुखिया होता है, जैसे घर का मुखिया होता है। उसके सिग्नेचर के बिना कोई या उसके कंसेंट के बिना कोई जनरली लोग कोई डिसीजन नहीं लेते। वैसे ही प्रेसिडेंट की पोजीशन भी है। इसे प्रेसिडेंट में कॉन्फिडेंस रिपोज करने के लिए ये प्रोविजन इनेक्ट किया गया है कि प्रेसिडेंट से पूछे बिना पार्लियामेंट कोई बिल न पास करे। तो ये प्रेसिडेंट भी इसी पार्लियामेंट का पार्ट है। अब आर्टिकल 80 और 81 में कंपोजिशन दिया गया है। आर्टिकल 80 में दिया गया है कंपोजिशन। देखिए ये जो वर्ड आया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स से, क्यों आया है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स देखा जाए ये राज्यसभा का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, राज्यसभा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स की काउंसिल, राज्यों की काउंसिल। जो लोकसभा होती है वो पूरी इंडिया की काउंसिल होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स। आप किसी राज्य में रहते हैं, कहीं वोट देते हैं, कहीं ट्रेड एंड बिजनेस करते हैं, कहीं सेटल करते हैं, वहां रह करके आप वोट कर सकते हैं, वहीं से चुनाव का अपना नामांकन पर्चा भर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, यहाँ पर आप ये की प्रॉब्लम आती है कि इसमें इलेक्शन वही लड़ सकता है जो उस स्टेट का वोटर हो। हालांकि अब ये कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, 2003 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इट इज मोर यूनिटरी देन द फेडरल। और ये जो वर्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये रेफर करता है फेडरलिज्म को, जो कि गलत है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अर्थ होता है कि जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, उसके जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट से चुन के आएंगे, सीधे नहीं चुने जाएंगे, सीधे उनकी वोटिंग नहीं होगी, बल्कि स्टेट उनको चुन के भेजेगी। और जो स्टेट चुन के भेजती है, इसमें लिखा गया है 80 में ही कि उसकी जो वोटिंग होती है अब वो इनडायरेक्ट होती है, सीधे पब्लिक उसको इलेक्ट नहीं करते। इनडायरेक्ट से मतलब ये होता है कि जहां पब्लिक सीधे कैंडिडेट को इलेक्ट न करे, बल्कि पब्लिक जिनको इलेक्ट करती है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है या विधानसभाएं हैं। मान लीजिए राज्यों में तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, कहीं कहीं पर केवल विधानसभा होती है। तो ऐसे में जो भी लोकल बॉडीज हैं लेजिस्लेशन की, वो उन्हें चुन करके भेजती है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको सीधे वहां के लोग, स्टेट के लोग नहीं चुनते, बल्कि वहां की जो बॉडीज होती हैं, वहां की जो लेजिस्लेचर होता है, उनको चुनकर भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। और जो इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स का होता है उसका फार्मूला वही होता है जो भारत के राष्ट्रपति का होता है। इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, बाय द पार्लियामेंट होता है। और इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति पब्लिक के सामने नहीं जाता, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे पार्लियामेंट करती है, दोनों हाउसेस करते हैं, स्टेट्स के लेजिस्लेशंस करते हैं मिल करके। उसी तरीके से राज्यसभा का चुनाव भी इनडायरेक्टली स्टेट के विधान परिषद या विधानसभा के मेंबर चुनकर मिलकर करते हैं। ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है। अब ये कैसे होता है? जब इलेक्शन इनडायरेक्ट हो गया और पब्लिक नहीं इन्वॉल्व हो गई, तब क्या होगा? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है, आप देखिए जनरली सिस्टम कई तरीके के होते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो यूज करते हैं लोकसभा में, वो कहते हैं सिंपल वोटिंग सिस्टम, वन पोस्ट पास्ट, मतलब एक आदमी एक वोट देगा, कैंडिडेट को वोट देगा, और जो लोग बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज, वही पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके जिनके कैंडिडेट्स के ज्यादा नंबर होंगे वो गवर्न करेंगे कंट्री के, लेकिन वो दे शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि जब बात करते हैं जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे दो वर्ड और आते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रेफरेंशियल वोटिंग और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और कोटा सिस्टम। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज होता है। हम कभी मौका मिलेगा तो राष्ट्रपति चुनाव बताएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये ऑडियो में क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि आपके सामने हम मैथमेटिकल कोई ग्राफ न खींचे। इतना समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट होता है
सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि सीधे पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो वोट बैलेट बॉक्स मिलता है, प्रेसिडेंट के केस में भी, राज्यसभा केस में भी, उसमें एक बैलेट बॉक्स पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, वो नाम लिखे होते हैं, और हर जो वोटर होता है, विधानसभा का जो मेंबर होता है, वो हर नाम के सामने टिक करता है। अभी आप देखें सिंपल वोटिंग सिस्टम में केवल एक नाम पे टिक करते हैं, केवल एक पार्टी की मोहर लगाते हैं जो कैंडिडेट होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी नहीं होती, यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है। और जैसे मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो 10 कैंडिडेट का नाम उस बैलेट पेपर पर लिखा रहेगा और उसमें प्रेफरेंस होता है A B C D E। जैसे ए, मान लीजिए एक्स नाम पर लगाएंगे, हमने इनको पहले में चुना, दूसरे नाम पर लगाएंगे, आपने कहेंगे हमने इनको सेकंड प्रेफरेंस चुना। तो जितने कैंडिडेट्स होते हैं उतने प्रेफरेंसेस होते हैं, और इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल सिस्टम। प्रेफरेंस देते हैं, किसको हम पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको दूसरा दे रहे हैं, किसको तीसरा दे रहे हैं, और सबकी वोटिंग अल्टीमेटली काउंट होती है। इसमें सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए हमने एक कोटा निकाला, 40% वोट पाना जरूरी है, तो 40% के लिए जिसको मिल गया पहले बैलेट पेपर में उसको इलेक्ट कर दिया, नहीं मिला फिर जो सबसे कम वोट पाता है उसके वोट को जोड़ देते हैं, जो सेकंड कैंडिडेट होता है उसको इलेक्ट कर दिया। ऐसे जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसकी वोटिंग जुड़ती चली जाती है नेक्स्ट प्रायर मेंबर्स में, जिनकी प्रॉस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, और इस तरीके से टोटल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो मिनिमम कोटा प्रोपोर्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबको 40%, 50% जो भी फार्मूला फिक्स होए उसमें उतना परसेंट नंबर पाना जरूरी होता है। जबकि लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि लोकसभा के मेंबर कितना, इलेक्शन कितना डिफेक्टिव है कि अगर मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है और 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 4 पॉलिटिकल पार्टीज में सब तो वोट देंगे नहीं, एक ही एक वोट सबको देना है। तो आप कभी कभी 30%, 32% मेजॉरिटी से सरकारें बन जाती है। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा इलिटरेट है और किसी सिस्टम को समझ नहीं सकती, दूसरी हमने पार्लियामेंट से सिस्टम को इनहेरिट किया है, इसलिए पार्लियामेंट में जो ब्रिटेन में जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमने इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है। तो लोकसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट पाना जरूरी होता है, इसे कहते हैं कोटा सिस्टम है। जबकि लोकसभा में इलेक्शन डायरेक्ट होता है, सीधे पब्लिक चुनती है मेंबर्स को, और हर कैंडिडेट, हर इलेक्टर, हर वोटर एक कैंडिडेट का ही नाम चुनता है, और अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी में आता है सरकार बना लेता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो नाम दिया गया, दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, देखिए हम लोग फेडरल हैं, स्टेट्स की काउंसिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर के केस में कहा कि ये दिखावे का है, इसलिए अब वो क्वालिफिकेशन जो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होने के लिए, जो राज्यसभा के कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए जरूरी था कि उस स्टेट का वोटर होना चाहिए, अब इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ये केस आया था मनमोहन सिंह में, जब आसाम से चुनाव लड़ रहे थे, वहां वोटर नहीं थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्वेश्चन आया कि इनका क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बेकार है, उस स्टेट का वोटर होना अब जरूरी नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम स्टेट्स को प्रमोट नहीं करते, हम प्रमोट करते हैं यूनियनिज्म को, फेडरलिज्म को नहीं, यूनियनिज्म को। एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज हो गया, इलेक्शन हो गया। दूसरा, मेंबर्स कितने होते हैं पार्लियामेंट में? जो अपर हाउस होता है उसमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है, उनमें से स्पोर्ट्स है, स्पेशल नॉलेज है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसे लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, सोशल सर्विस है। आप देखिए लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, और जितने भी, या कोई साइंटिस्ट हो, ये सब इसी कोटे से आते हैं। तो ये एक ग्रेसिया कहते हैं इनको, एज अ मैटर ऑफ ग्रेस इनको इलेक्ट किया जाता है इन 12 मेंबर्स को। तो 12 मेंबर्स को देखिए लोकसभा में नहीं इलेक्ट करते, क्योंकि लोकसभा तो डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है। ये जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में ही ये मेंबर सिलेक्ट होते हैं, इनका नंबर 12 होता है। अब इन जैसे मैंने कहा 250 में से 238 मेंबर तो आ गए इलेक्ट होकर के डायरेक्टली स्टेट से, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन टेरिटरीज को भी, क्योंकि स्टेट आल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज।
रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में क्योंकि इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, या लोकसभा में भी आप देखेंगे अभी आगे आएंगे कि पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है। सेंसस तो एक ही बार होगा, 1971 में सेंसस हुआ लास्ट सेंसस जो बड़ा सेंसस होता है, और जो 2026 में होना है। सेंसस हर 10-10 साल के बाद होता है, लेकिन इस सेंसस का कोई अर्थ नहीं होता पार्लियामेंट की किसी हाउस के रिप्रेजेंटेशन में। जो नंबर्स एलोकेट किए गए हैं मेंबर्स के, राज्यसभा का हो लोकसभा को हो, 1971 में जो उस स्टेट की पॉपुलेशन थी उसी पॉपुलेशन के बेसिस पर उन्हें जब स्थान दिया गया है। और आप देखें इसमें सबसे बड़े यूपी हैं, बिहार हैं, तमिलनाडु हैं, महाराष्ट्र हैं, और लास्ट में सबसे आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये सारे स्टेट्स आते हैं जिनमें एक ही एक मेंबर होते हैं। सिक्किम है, क्योंकि पॉपुलेशन की कम होती है। जहां पॉपुलेशन 60 लाख से कम होती है, 60 लाख से कम होती है, वहां एक ही मेंबर होते हैं। और 60 लाख से ऊपर जब पॉपुलेशन होती है तो 2026 के बाद उनमें मेंबरशिप बढ़ा दी जाएगी। हमने बताया 2026 याद रखिएगा, क्योंकि चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी चल करके कि एक तो जब नया चुनाव होता है 5-5 साल के बाद, तो डिलिमिटेशन होता है। आप पेपर में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अपने गांव में देखते होंगे कि वो सीट बदल जाती है। जैसे फूलपुर उत्तरी, दक्षिणी, नॉर्थ ईस्ट, या महिला सीट हो गई, एससी सीट हो गई, एसटी सीट हो गई, बैकवर्ड सीट हो गई। क्यों? क्योंकि 5-5 साल के बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट होता है। जो रीएडजस्टमेंट होता है वो जो पहला सेंसस होता है उसी के आधार पर होता है, जबकि जो लोकसभा की मेंबरशिप होती है वो अभी केवल 1971 के सेंसस की बेसिस पर है। और 2026 के बाद 2026 में जो सेंसस होगा उसके बाद उसमें कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि मेंबरशिप लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स के नंबर में बार बार चेंज करना। तो जो डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन बाउंड्रीज का, स्टेट्स का, हर इलेक्शन में उनका बाउंड्रीज बदल जाती हैं। आप देखेंगे कि एरिया बदल जाता है। ये इसलिए इंश्योर करने के लिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारत के या विधानसभा में स्टेट के जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स है उनका प्रोपोर्शन लगभग बराबर रहे। तो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करने के लिए 5 साल में या नए इलेक्शन में डिलिमिटेशन कर दिया जाता है। इसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना हुआ है। वही कमीशन इसको देखती है, उसका काम ही पूरा। जैसे आप देखिए अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, डिलिमिटेशन हो रहा है, तो डिलिमिटेशन कमीशन लगी हुई है। लोग विरोध भी करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है। मान लीजिए डिलिमिटेशन में किसी टेरिटरी में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एससी ज्यादा आ गए तो एससी कैंडिडेट ज्यादा मिल गया, मुस्लिम आ गए तो मुस्लिम को मिल गया। ये राजनीति चलती रहती है। लेकिन बहरहाल जो दो चीजें आपको याद रखनी, एक तो 1971 का सेंसस इंपॉर्टेंट है। उसी सेंसस के बेसिस पर अभी तक जितने मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा में हैं वो चुन करके आए हैं, और 2026 के बाद उनमें फिर चेंज होना है। और जो डिलिमिटेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीएडजस्टमेंट होता है, वो जो प्रीवियस सेंसस हुआ है 10 साल के पहले जो सेंसस होता है उसी सेंसस के बेसिस पर बराबर चेंज होते रहते हैं उनकी बाउंड्रीज में, उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है केवल, कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज करना है तो 2026 के बाद चेंज होगा, और बाकी रेगुलर तरीके से हर 5-5 साल के बाद हर चुनाव में बाउंड्रीज रीएडजस्ट होती रहती है पहले के सेंसस के बेसिस पर, या और कोई तरीका पॉपुलेशन का जो डिटरमिन करके, ये काम डिलिमिटेशन कमीशन का ही होता है जो इसको डिटरमिन करती है। अब तीसरी चीज ये तो हुआ इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन क्या है। ध्यान रखने की बात है कि जो हमने बताया भी आपको, डिलिमिटेशन का पर्पस ये होता है कि उस जहां जो वोटर्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन और जो वोटिंग होती है उसके प्रोपोर्शन बिगड़ने न पाए, मेंटेन रहे, और हर टेरिटरी में ही मेंटेन रहे। जहां तक संभव हो कि मेंटेन किया जाए कि सभी जितने टेरिटरीज हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सब में वोटर और
इलेक्टेड मेंबर्स का रेशियो बराबर हो। और इस तरह से स्टेट्स में भी है, जो डिलिमिटेशन कमीशन सेंट्रल में जो काम करता है वो देखता है हर स्टेट्स में पॉपुलेशन में और उनके इलेक्टेड मेंबर्स में रेशियो बराबर हो, इसीलिए टेरिटरीज में उलटफेर करता रहता है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि 60 लाख किसी भी, मान लीजिए पॉपुलेशन सिक्किम की है, मिजोरम की है, 60 लाख से कम हुई 2026 के बाद भी, तो वहां सीट एक ही रहेगी। जब 60 लाख के ऊपर सीट होगी तब केवल आएगा एक सीट और बढ़ा दिया जाए। तो 60 लाख का जो सीलिंग है वो अभी प्रिवेल करती है, जो इसी आर्टिकल 2080 के प्रोविजन में लिखा गया है। अब जहां तक हमने बताया भी आपको, जो रिलेवेंट फिगर्स आएंगे पॉपुलेशन का, लास्ट प्रीसीडिंग जो सेंसस होगा, जैसे मान लीजिए 2010 में सेंसस हुआ अभी, तो 2010 के सेंसस के बेसिस पर बाउंड्रीज में चेंज होगा। लेकिन पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनमें चेंज तभी होगा जब 2026 सेंसस आ जाएगा। अभी उनका जो रेशियो है वो डिटरमिन होता है 1971 के सेंसस से। और अभी तक आप देखेंगे कि जो डिलिमिटेशन होता है उसका बीच जो सेंसस है वो 2001 का सेंसस चल रहा है अभी, जबकि 2010 में सेंसस हुआ था, लेकिन वहां पर क्योंकि उसकी फिगर नहीं आई अभी, इसलिए 2010 के सेंसस से ही डिलिमिटेशन कमीशन काम करती है। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, जो एडजस्टमेंट होता है, और ये प्रोविजन आर्टिकल 82 में ही दिया गया है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपको लेकर के। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं लोकसभा में। लोकसभा जैसा मैंने बताया आर्टिकल 83 में, 83 में अब लोकसभा का, राज्यसभा का स्टेटस क्या है। राज्यसभा का मैंने बताया आपको कि इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा तो कभी डिसॉल्व हो जाती है अगर मेजॉरिटी नहीं है तो किसी पार्टी की, और इसके साथ साथ उसका रेगुलर डिसोल्यूशन 5-5 साल में होता है। राष्ट्रपति उसको डिसॉल्व करके नई पार्लियामेंट चुन के आती है। लेकिन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का डिसोल्यूशन कभी नहीं होता। ये एक परमानेंट बॉडी है। हाँ, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर चुन करके आते रहते हैं। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि एक तरफ तो नया ब्लड, नया ब्रेन आता है इसमें, दूसरा एक्सपीरियंस लोग होते इसमें बने रहते हैं, कभी भी इसमें नए मेंबर नहीं होते। तो राज्यसभा का जो स्टेटस होता है उसका पीछे फिलॉसफी ये थी कि एल्डर हाउस है, इसे एल्डर हाउस भी कहते हैं, कि कभी भी अगर लोकसभा को इमोशनल बिल पास करेगी, इमोशनल बात करेगी, तो राज्यसभा उस पर चेक इम्पोज करेगा। इसका पर्पज यही होता है। हालांकि पर्पज पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ पॉलिटिक्स है, मेंबर तो वही है, पॉलिटिकल पार्टीज वही है, लेकिन इसके पीछे सोच यही थी। एक सोच तो ये थी कि अपर हाउस का एडवांटेज ये मिलेगा कि लोअर हाउस, लोकसभा अगर कोई अनफेडरल डिसीजन लेगी, एक्स्ट्रा पार्टिकल डिसीजन लेगी, तो राज्यसभा उसको चेक करेगी। और दूसरा है, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द फेडरलिज्म। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फेडरलिज्म नहीं है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्यों नहीं है? हाँ, अगर तो इसकी तुलना करें अमेरिका से, तो अमेरिका में सीनेट है, 2 हाउस अमेरिका में भी, 2 हाउस ब्रिटेन में भी है। अमेरिका में सीनेट है, अपर हाउस को वहां सीनेट कहते हैं, और ब्रिटेन में अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और इंडिया के जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जो राज्यसभा की पोजीशन है, इन दोनों के बीच की है। अमेरिका में 25 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से 2-2 मेंबर चुन के आते हैं। कुल 50 मेंबर होते हैं सीनेट में। जितने मेंबर होते हैं हर स्टेट से 2 मेंबर चुन के आते हैं, और ये जो मेंबर होते हैं स्टेट चुनता है इनको। कैसे चुना जाएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका में स्टेट्स का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए फेडरल कहते हैं इसको, क्योंकि जो सीनेट में इलेक्शन होता है मेंबर्स का, वो हर स्टेट अपने अपने इलेक्टोरल प्रोसेस चुन के भेजती है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं दिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए देखिए कभी कभी ये जो चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी होती है। अभी जो नया प्रेसिडेंट था, क्या नाम इसका है, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको लेकर कितना बवाल हुआ, इसने कहा रिजाइन नहीं करें, धांधली हुई है। उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर अमेरिका में कोई इलेक्टोरल मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं की है। स्टेट अपने ढंग से चुनते हैं इलेक्टर्स, और अमेरिका की अलग मशीनरी है जिसमें बराबर कॉन्फ्लिक्ट
होता था। तो ये जो इंडिया में है इससे अलग पोजीशन है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 में प्रोवाइड कर दिया गया है कि कैसे इलेक्शन होगा। 82, 83 में प्रोवाइड कर दिया गया है, इनडायरेक्ट होगा और हर स्टेट से कैसे चुन के लोग आएंगे और कितने मेंबर्स होंगे। तो एक अंतर तो आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेनेट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट से 2 ही मेंबर चुन के आते हैं बराबर। इसका मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वहां बराबर है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आर्टिकल 82, 83 से आप देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन। तो वहां पर स्टेट्स की इक्वलिटी का सवाल नहीं, जितनी पॉपुलेशन होगी उतने मेंबर उस स्टेट से चुन के आएंगे। जैसे मैंने बताया भी आपको कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट, ज्यादा मेंबर्स हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, इसलिए ये फेडरल इसको हम नहीं मानते। अब रही बात हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई औकात नहीं है। कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स सबसे बड़ी बॉडी होती थी, सबसे पावरफुल बॉडी होती थी, इसका नाम ही था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मतलब राजा महाराजा के भाई भतीजे, लैंड जमींदार सब इसमें नॉमिनेट हो जाते थे। राजा कर देता था ताकि उनके फेवर में वोटिंग हो सके। लेकिन जब मोनार्की कमजोर हो गई 14वीं सेंचुरी में लोअर हाउस बन गया, हाउस ऑफ पीपुल बन गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिडंडेंट हो गई। आप देखेंगे इंडिया में अगर बिल, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा ना पास करे तो बिल गिर जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका तरीका ये होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर हजारों में है, अनकाउंटेड है। तो जब सरकार को लगता है कोई बिल हमारा गिर जाएगा तो उतने मेंबर्स को लॉर्ड बना के भेज देती है, वो क्या हो जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इंग्लैंड में ये पोजीशन नहीं आती, इंडिया में आती है ऑर्डिनरी बिल के केस में, अभी डिस्कस करेंगे चल कर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता न तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, न फॉलो करता है अमेरिकन फेडरल सिस्टम को, सीनेट सिस्टम को। अमेरिका में सीनेट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी। जैसे आपको पावर दी गई लोकसभा में, कोई फाइनेंस बिल अगर लोकसभा में पास हो गया है तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। वैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जब तक सीनेट अप्रूव न करे तब तक लोअर हाउस नहीं कर सकता। अमेरिका में उल्टा है, इसलिए अमेरिकन सीनेट ज्यादा पावरफुल है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर, जिसमें लोअर हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां लोकसभा, जहां राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, केवल 1/3 मेंबर्स हर 2 साल रिटायर होते हैं। इनका टेनोर जो होता है, टोटल अगर टेनोर देखें राज्यसभा का 6 साल होता है। लेकिन जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल, और हर 5 साल के बाद रेगुलर तरीके से लोकसभा डिसॉल्व होती है। ये 83 में लिखा गया है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करता है, और इसके पहले भी डिसॉल्व करता प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपने देखा चरण सिंह केस में देखा, और ये जो 2 केसेस और आए थे, अभी याद नहीं आ रहा, बता देंगे आपको लेकर के। उसमें लोकसभा प्रीमेच्योरली डिसॉल्व 67 में डिसॉल्व हो गई थी जब इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी नहीं थी। तो फिर बाद में 1971 में मेजॉरिटी चुन के जब आई, तो ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब 5 साल के पहले भी मिड टर्म पोल हो सकते हैं। मगर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा बॉडी परमानेंट होती है। उसका फीचर यही है कि केवल 1/3 मेंबर्स हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद उसमें रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर चुन करके आते हैं। लोकसभा डिसॉल्व, मतलब कहा लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कब डिसॉल्व नहीं होती? लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती केवल तब जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो। आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 की इमरजेंसी बात कर रहा हूं मैं, डिक्लेयर्ड हो, किसी ग्राउंड पे डिक्लेयर्ड हो। तो इमरजेंसी अगर चल रही है तो इमरजेंसी के चलते पार्लियामेंट 1 साल तक के लिए उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता। आज तक कभी बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि 75 की इमरजेंसी लगने के बाद जैसे टेन्योर खत्म हुआ वैसे ही नया चुनाव होगा 1977 में। मगर ये प्रोविजन दिया गया है इमरजेंसी से निपटने के लिए, कोई कंटिजेंसी आ जाए तो पार्लियामेंट का चुनाव इमीडिएट होने की कोई जरूरत न रहे। तो एक एक बार करके आप देखेंगे इमरजेंसी अगर लगी हुई है, एक एक साल करके जितनी दिन इमरजेंसी है, जितने साल इमरजेंसी है, उतने साल तक ये प्रोविजन बढ़ाया जा सकता है, एक एक साल करके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज ये है, इमरजेंसी जैसे खत्म हो जाती है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद किसी भी कंडीशन में लोकसभा का टेन्योर जिसका खत्म हो चुका होता है उसे 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।
तो इमरजेंसी की ड्यूरेशन में 1 साल तक, या 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन खत्म हो गया तो 6 महीने मैक्सिमम पीरियड होता है। ये हुआ आर्टिकल 82, 83। अब हम आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं। तो आप 84 में आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन है। राज्यसभा के लिए कोई मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर होना चाहता है उसको 30 साल होना जरूरी होता है, जबकि लोकसभा के लिए एज 25 ईयर्स है। और जो लोग इलेक्ट होकर के आते हैं उनको ओथ लेनी पड़ती है पार्लियामेंट में। 3rd शेड्यूल में इसका तरीका दिया गया है। इसके अलावा जो लोग चुनाव लड़ते हैं उसका इलेक्शन कमीशन का प्रोफार्मा होता है जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है, भरना पड़ता है उनको। इसमें भारत के संविधान की शपथ लेते हैं वो, और सेक्रेसी का ओथ लेते हैं। ये सब दिया गया आर्टिकल 84 में। और जो 3rd शेड्यूल है उसमें जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। और तो राज्यसभा लोकसभा के स्ट्रक्चर में पहला अंतर क्या हुआ? पहला तो यह हुआ कि राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट बॉडी, इट इज कन्फाइंड टू 5 years except when there is a proclamation of emergency, and when there is emergency tenure of the Lok Sabha can be extended to 1 year a single time, but in any case it cannot be extended to more than 6 months if the emergency has been dissolved, emergency has been ended। ये हुआ पहला अंतर हुआ। दूसरा, राज्यसभा का मेंबर चुनाव इनडायरेक्ट होता है, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग और ट्रांसफर वोट का मैटर करता है जो राष्ट्रपति चुनाव में होता है। जबकि लोकसभा केस में मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली पब्लिक करती है, एक कैंडिडेट को एक पब्लिक वोट देती है चाहे किसी पार्टी का हो। एक चीज और बता दें आपको इसमें अभी कि इंडिया में कोई पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्टी की बात नहीं करता, बहुत पिक्यूलियर फीचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में ये नहीं लिखा गया है कि इंडिया में पार्टी डेमोक्रेसी होगी या पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी होगी या जिसकी मेजॉरिटी होगी वही सरकार बनाएगा। पार्टी का जिक्र ही नहीं किया गया है। केवल संसद में वही प्राइम मिनिस्टर होगा, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसकी मेजॉरिटी होगी। अब वो किसी पार्टी के हो चाहे ना हो, मगर हमने पार्टी बना ली है, मगर पार्टी का रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। बहुत बाद में चल करके आप देखेंगे कि 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसमें ये 10th शेड्यूल जोड़ा गया, बाद में 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना, इसमें पार्टी का जिक्र आता है कि किसी पार्टी के मेंबर को कब उसकी मेंबरशिप से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बाद में थ्रू अमेंडमेंट आया है, पार्टी वर्ड का यूज हुआ है 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल में जब एंटी लॉ डिफेक्शन बना है तो उस कंटेक्स्ट में। तो ओरिजिनली इंडिया में कोई पार्टी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, प्रैक्टिकली फंक्शनली कन्वेंशनली तो है क्योंकि हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहीं नहीं है ताकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की से रिजिड होकर के बंध न सके। ये हुआ इनका स्ट्रक्चर। अब इसमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट बताऊं आपको कि 3 वर्ड यूज होते हैं हमेशा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जब बनती है बैठती है तो पार्लियामेंट आप देखेंगे होल्डम होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। पहला तो है प्रोरोगेशन जिसे कहते हैं सत्रावसान, दूसरा है एडजॉर्नमेंट जिसे कहते हैं बैठक के स्थगन कहते हैं जिसको, तीसरा है डिसोल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की है कि आर्टिकल 83 में प्रेसिडेंट को पावर है पार्लियामेंट को प्रोरोगेशन करने की, मतलब वो सेशन को आगे बढ़ा सकता है, सेशन को खत्म कर सकता है, दोबारा सेशन बुला सकता है और संसद को डिसॉल्व कर सकता है। ये 2 पावर दी गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रोरोगेशन की मतलब सत्र को खत्म करने की, बुलाने की, और दूसरा पावर दी गई है डिसोल्यूशन की। लेकिन एक और भी वर्ड यूज होता है, आप देखें एडजॉर्नमेंट की। तो एडजॉर्नमेंट जब हाउस, दोनों में से कोई हाउस है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, सिटिंग होती है, तो वहां पर
कभी कभी देखिए नारेबाजी होती है, हल्ला होता है, कभी कभी अनरूली सीन्स हो जाते हैं। ऐसे में स्पीकर को पावर होती है कि प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न कर दे, इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट। तो एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यही है, प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाइल एडजॉर्नमेंट इज मेड बाय द हेड ऑफ द हाउस, चाहे स्पीकर हो चाहे डिप्टी चेयरमैन हो। तो ये जो एडजॉर्नमेंट है ये उस हाउस की मर्जी पर डिपेंड करती है, स्पीकर की मर्जी पर या चेयरमैन की डिस्कशन पर, विजडम पर डिपेंड करता है कि एडजॉर्न किया जाए न किया जाए। देखिए एडजॉर्नमेंट क्यों होता है? एडजॉर्नमेंट में जैसे मान लीजिए कोई छुट्टी हो गई 2 दिन की, कोई मर गया, रेफरेंस हो गया तो एडजॉर्न कर दिया, हल्ला गुल्ला हो गया तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए एडजॉर्न कर दिया, 2-3 दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया, और यहां तक कि साइन डाई भी हो जाती है, मतलब अनिश्चित काल तक के लिए भी एडजॉर्नमेंट हो सकता है। लेकिन जहां एडजॉर्नमेंट वर्ड आता है वहां स्पीकर को हम रेफरेंस में लेते हैं, न कि प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का रेफरेंस केवल आता है जब प्रोरोगेशन, सत्रावसान करना है, पार्लियामेंट को एक सेशन खत्म करना है या फॉर पार्टिकुलर पीरियड उस सेशन को खत्म करना है। और डिसोल्यूशन तो आप जानते हैं आर्टिकल 83 में ये प्रोविजन दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट को पावर है सेशन 5 साल पूरा होने पर भी पार्लियामेंट सेशन ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। उस ये केस में देखा हमने, अभी डिस्कस किया था हमने कि समय समय पर, जैसे 1979 में चरण सिंह का, भूल गया था मैं बीच में, 1979 में चरण सिंह का केस आया था जिसमें प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो गई पार्लियामेंट। 1997 में वीपी सिंह का केस आया, 1990 में वीपी सिंह का केस आ गया, डिसॉल्व हो गई थी। इस तरह 1993 गुजराल पीएम नहीं चला पाए थे, पार्लियामेंट को तो एडवाइस किया था डिसॉल्व करने की। और 1999 में देखा अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई थी। और 1967 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने रिकमेंड किया था 67 में डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को। तो समय समय पर लोकसभा डिसॉल्व होती है, और ये अभी तक 1967 में, 1979 में, 1990 में, 1991 में और 1997 में, 1999 में लोकसभा प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई है। और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, मान ली मिड टर्म पोल हुआ, लोकसभा का 3 साल का टेन्योर पूरा हो गया, तब जो चुनाव होगा क्या वो 3 साल के लिए होगा या 5 साल के लिए होगा? तो चुनाव अपने पूरे टेन्योर के लिए होगा। मिड टर्म अगर पोल है, मान लीजिए कि टेन्योर खत्म हो रहा है 2020 में और 2018 में इलेक्शन हो जाता है, तो अब 2 साल का पीरियड तो बचा, तो 2 साल तक के लिए पार्लियामेंट नहीं बनेंगे, पार्लियामेंट भी बनेंगे पूरे 5 साल के लिए। तो मिड टर्म चुनाव अगर होता है, अगर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन भी होता है, तभी जो पार्लियामेंट बनेगी, जिसका टेन्योर होगा, वो टेन्योर पार्लियामेंट अपना पूरा लेगी। ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तो मेंबरशिप हो गई, इलेक्शन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, प्रोरोगेशन हो गया। अब एक चीज और रह जाती है हमारे पास कि 2 हाउसेज हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई कंडीशन अगर आती है तो क्या होता है, जैसे कोई बिल पेंडिंग है, लोकसभा में है या राज्यसभा में है, और लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है, इसी बीच डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तब क्या होगा? या राज्यसभा किसी बिल को पास कर चुकी है या पेंडिंग है, लोकसभा उसको पास करके डिसॉल्व कर दी, तब क्या होगा? इसका उत्तर मिलेगा आपको आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 107 में अगर आप क्लास 4 और 5 को देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा आर्टिकल 107(4) में ए बिल, बल्कि आर्टिकल 107 क्लास 3, 4, 5 को आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर कट पिक्चर उभर कर सामने आएगी। आर्टिकल 173 में लिखा गया ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। अगर राष्ट्रपति सत्र को तोड़ देता है, सत्र को सत्रावसान कर देता है, प्रोरोगेशन कर देता है, तो बिल शैल नॉट लैप्स, दूसरे सेशन में उसी बिल को फिर जो पेंडिंग, जो बिल लाया था वो बिल बना रहेगा, दूसरे सेशन में उसमें डिस्कशन होगा। ये केस अब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था आपको सरोजनी, ये रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा है और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है
और पार्लियामेंट की टेबल पर रखा गया है, डिस्कस नहीं किया गया है, तो अगले सेशन में उसे डिस्कस किया जा सकता है, तो कोई बिल लैप्स नहीं होता। दूसरी चीज हो सकती है कि मान लीजिए कोई बिल पार्लियामेंट में अपर हाउस में राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा ने उसे पास नहीं किया गया है, तब क्या होगा? तो ऐसे में भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो यह है कि अगर हाउस प्रोरोग होती है, चाहे कोई भी हाउस हो, तो बिल बना रहता है, लैप्स नहीं होता। वही बिल पर दोबारा चर्चा हो सकती है, नए बिल को लाने की जरूरत नेक्स्ट सेशन में नहीं पड़ती। दूसरा कंडीशन जो दी गई है आर्टिकल 107(4) में, अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और पेंडिंग है और लोकसभा ने उस बिल को पास नहीं किया है, तो राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पास भी नहीं किया है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तभी वो बिल इंटैक्ट रहता है। तो राज्यसभा में उसको बिल को लाने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, उसी बिल पर चर्चा होती है, वो बिल लोकसभा में नया लाया जा सकता है और फिर दोनों ला ऐसा बनता है। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है और या मान लीजिए पास कर दिया है, लोकसभा ने पास कर दिया है, पेंडिंग है या पास कर दिया है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब क्या होगा? देखिए, पेंडिंग है या लोकसभा ने पास कर दिया है और हाउस डिसॉल्व हो जाता है और वो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वहां पर वो बिल लैप्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा कि अगर ऑलरेडी राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन बुलाने की समन कर चुका है, तब वो बिल लैप्स नहीं करेगा। तो वो बिल जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा में, जब दोबारा चुन के आएगी, तो वही बिल दोनों हाउसेज में ज्वाइंट सेटिंग में रखा जाएगा आर्टिकल 108 में, और जो मेजॉरिटी होगी उससे से बिल पास कर लिया जाएगा। अभी हम ज्वाइंट सेशन पर चर्चा करेंगे, अभी कर ही दें आपके सामने। ज्वाइंट सेशन क्या होता है? ज्वाइंट सेशन का रेफरेंस आता है आर्टिकल 108 में, क्योंकि जब हम आर्टिकल 108 की बात करेंगे तो हम थोड़ा आर्टिकल 86 और 87 की बात कर लें कि आर्टिकल 86 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट को सम्मान कर सके और पार्लियामेंट को बुला सके। कब बुलाती है? दो कंडीशन में राष्ट्रपति को पावर दी गई है आर्टिकल 86 में, 87 में भी, जो आप दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, कि पार्लियामेंट के सेशन को शुरू कर सकती है। तो शुरू कैसे करेगी? कम से कम साल में 2 सेशन होना जरूरी है, कम से कम। बाकी तो देखिए सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन, तो बहुत सारे सेशन होते हैं, तो 4 सेशन होते हैं, लेकिन जनरली 2 सेशन तो जरूरी होता है। तो ऐसे में जब भी सेशन होगा तब भी उसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट करेगा, उसे प्रेसिडेंट के नाम में ही जारी होगा, क्योंकि मुखिया होता है और वो कहेगा कि पार्लियामेंट समन इस तारीख को होगी। जब पार्लियामेंट समन होगी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ एड्रेस करेगा, अलग अलग नहीं है। तो जब मान लीजिए नया सेशन शुरू हुआ विंटर में, तो केवल एक सेशन नहीं बल्कि दोनों सेशन एक साथ, ज्वाइंट सेशन को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को, लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा तो इसके बाद वो एड्रेस करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। एक तो ये है। दूसरा, जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो प्रेसिडेंट ही उसे इनॉग्रेट करता है, प्रेसिडेंट ही उसे एड्रेस कर सकता पहली बार, और यह एड्रेस भी ज्वाइंट होता है राज्यसभा दोनों। क्योंकि ये देखिए, ये जो कस्टम है, कन्वेंशन ब्रिटेन से लिया है, इसमें राजा दोनों हाउस बुला कहता भाई झगड़ा मत करना, क्योंकि दोनों का काम ला बनाना है, तो एक तरीके से दोनों को कहते हैं एड्रेस करना। तो एड्रेस करने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। पहला सेशन, रेगुलर सेशन या तो बिगिन हो रहा हो, या अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो तो लोकसभा का नया सेशन शुरू हो गया। इसके बाद भी आप देखेंगे कि एक तो जनरल पावर हो गई, आर्टिकल 86 में जनरल समनिंग पावर हो गई। आर्टिकल 87 में प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर दी गई है किसी हाउस को। अभी आपने बताया आपको कि दोनों हाउसेस वो एक साथ बुलाती है, एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, लेकिन इसके साथ साथ 87 में ही स्पेशल समन भी कर सकता है, स्पेशल एड्रेस भी प्रेसिडेंट कर सकता है बुलाने के लिए फर्स्ट सेशन के बाद भी। तो वो जो स्पेशल एड्रेस होता है वो पर्टिकुलर ओकेजन पे होता है, जब कोई, जैसे जीएसटी बिल पास करना हुआ था तो प्रेसिडेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया था उसे एड्रेस करने के लिए।
और ये स्पेशल सेशन जो प्रेसिडेंट बुलाता है वो प्रेसिडेंट अलग से भी कर सकती है, लोकसभा का अलग से कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, जबकि जनरल सेशंस दो कंडीशन में, एक तो यह कि जब पार्लियामेंट चुनकर आती है लोकसभा, दूसरा जब रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा हो। तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो प्रोटोकॉल में कौन लोग जाते हैं, आप देखेंगे सबसे पहला प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट आता है, इसके बाद दूसरा स्पीकर आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, स्पीकर लोकसभा का। फिर थर्ड प्रोटोकॉल में आता है राज्यसभा का चेयरमैन, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, और चौथे नंबर पर आता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का प्लेस प्रोटोकॉल में चौथा नंबर पर होता है, ये इसका प्रोटोकॉल होता है। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और पार्लियामेंट में और कौन जा सकता है, जो मेंबर के अलावा कौन जा सकता है, जो मेंबर के अलावा दो लोग जा सकते हैं। एक तो रेफरेंस दिया गया आर्टिकल 88 में, जिसमें अटॉर्नी जनरल दोनों हाउसेस में किसी में भी जा सकता है, कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 88 में जो अटॉर्नी जनरल होता है, हमने बताया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होता है, वो दोनों हाउसेस में कहीं भी जा सकता है अपनी बात को रखने के लिए, बट ही कैन नॉट वोट। दूसरा है आर्टिकल 75 क्लास 5 में जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स तो होते हैं लेकिन किसी हाउस के मेंबर भी होते हैं, लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, तो वो किसी हाउस में, क्योंकि मिनिस्टर है तो किसी हाउस में जाकर के वो स्टेटमेंट दे सकता है, अपना जवाब दे सकता है, एड्रेस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कास्ट करेगा। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, तो मनमोहन सिंह लोकसभा में आ सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो जिस सभा का मेंबर होता है कोई, जिस हाउस का मेंबर होता है कोई व्यक्ति, केवल उसी हाउस में वोट कर सकता है, हालांकि एड्रेस किसी भी कर सकता है। ये दो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल, और दूसरा आर्टिकल 75 क्लास 5 में कोई मिनिस्टर। तो किसी मिनिस्टर को भी किसी हाउस में जाने की पावर होती है एड्रेस करने की, लेकिन वोट कास्ट कर सकता है उसी हाउस में जिसका वो मेंबर होता है। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जब हम बात करते हैं फंक्शन की पार्लियामेंट में, तो आप देखेंगे कि फंक्शन प्रोसीजर के पहले जो फंक्शन होता है, फंक्शन दोनों मिलकर करते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलकर काम करते हैं, सारे बिल पास होते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल। अभी आगे आएंगे आर्टिकल 109 में मनी बिल। जब मनी बिल पास होता है तो मनी बिल की दो विशेष चीजें होती है। पहला तो ये कि मनी बिल कभी भी राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना नहीं रखा जाएगा सदन में। दूसरा, मनी बिल को केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। तीसरा, मनी बिल को जब लोकसभा, नेचुरली जब लोकसभा में रखा जाएगा तो लोकसभा ही पास करेगी। मनी बिल को जब लोकसभा में पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा उसको ओके करे न करे। अगर वो अमेंडमेंट करती है, रिजेक्ट करती है, तब भी डजंट मैटर। मान लीजिए रोक के रख लिया उसको, तो 14 दिन का समय होता है, 14 दिन के भीतर अगर उसका जवाब नहीं आता, उसका अप्रूवल नहीं मिलता, वो नहीं पास करता, तो मान लिया जाएगा कि मनी बिल हैज बीन पास्ड। एक अंतर तो प्रोसीजर में ये आता है। दूसरा, जब आर्टिकल 3 में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जब स्टेट्स की बात आती है, तो स्टेट्स में भी जो बिल रखा जाता है किसी स्टेट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, उत्तराखंड हो चाहे झारखंड हो, तो उसमें राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बगैर वो बिल नहीं रखा जाता स्टेट्स में इंटरफेयर करने के लिए। हालांकि जरूरी नहीं है कि स्टेट को चेंज करने के लिए, नाम को चेंज करने के लिए जरूरी है कि वो बिल लोकसभा में ही आए। लोकसभा में केवल बिल मनी बिल लाया जा सकता है, जो एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज है लोकसभा का। और आर्टिकल 3 कह रहा है कि राष्ट्रपति स्टेट बनाने में, स्टेट को खत्म करने में, स्टेट के नॉमिनेशन में चेंज करने में राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन से ही बिल लाया जा सकता है, हालांकि वो किसी हाउस में लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब दोनों हाउसेस बिल पास कर चुके होते हैं, या लोकसभा का बिल लोकसभा पास कर चुकी होती है रिजेक्टिंग दी राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट के लिए आता है असेंट के लिए वो आर्टिकल 111 में। तो राष्ट्रपति के पास उस बिल को नोट लगाकर हाउसेस के बाद भेजने की पावर दी गई है कि आप इस पर विचार करें, रिकंसीडर करें इस बिल को लेकर के, और अगर विद इन रीजनेबल टाइम वो बिल रीजनेबल
रिकंसिडर करके लोकसभा भेज देती है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर दोबारा अपना वीटो नहीं कर सकता, केवल बिल को रोक सकती है। इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। या अमेरिकन राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है कि वो एक सेशन में अपने किसी बिल को जेब में डाल लेगी, चला जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा। मगर प्रेसिडेंट के पास ये वीटो नहीं है। प्रेसिडेंट को उसी सेशन में बिल को अप्रूव करना पड़ेगा, टाइम वो चाहे जितना ले ले। आज तक बहुत ऐसा हुआ नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट ने आउट ऑफ वे जा करके साइन ना किया बिल पर। सब ने कर दिया है एक्सेप्ट ज्ञानी जैल सिंह 89 में जो पोस्टल बिल लाया गया था उस पर आनाकानी कर रहे थे, और 1954 में राजेंद्र प्रसाद जो हिंदू कोड बिल लाया गया था उस पर डिले किया था। लेकिन अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल किया और पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने पाई। तो एक तो यह है कि मनी बिल पर प्रेसिडेंट को बिल को रोकने की भी पावर नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की पावर नहीं है, उसे बिल में साइन करना ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 111 में लिखा गया साफ साफ। दूसरी चीज यह है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट तो दोनों हाउसेस से अप्रूव होना चाहिए, अगर अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस पास होकर के आता है तो भी प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता, उसका साइन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आर्टिकल 111 में इन दोनों बिल को छोड़ करके प्रेसिडेंट किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए एक बार पार्लियामेंट को भेज सकता है कि आप इसे विचार करिए, और अगर दोबारा रिकंसिडर करने के बाद और पार्लियामेंट उस पर रिकंसिडर करेगी, रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते जाओ हमने देख लिया, रिकंसिडरेशन रिकॉर्ड पर मीटिंग होगी, उस पर भी डिस्कशन होगा। अगर रिकंसिडरेशन करने के बाद पार्लियामेंट उसे उसी बिल को जो उसके पास भेजा गया है रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, उसी बिल को ओके कर देती है, डीटो कर देती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर गए। तो अदर बिल्स के बारे में राष्ट्रपति को सब्सटेंशियल वीटो की पावर है, लेकिन मनी बिल और अमेंडमेंट बिल के बारे में राष्ट्रपति की कोई पावर नहीं है। ही इज बाउंड बाई दी बिल्स। इतना बात डिस्कस करते हैं, और फिर अब जब भी कल या परसों बिल लेंगे तो हम डिस्कस करेंगे प्रोसीडिंग्स इन द बिल, बिल कैसे लाया जाता है और कितनी स्टेजेस बिल में होती है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है और ऑर्डिनरी बिल क्या है। देखिए 4 तरह के बिल्स होते हैं, अभी बता दूं मैं आपको। एक तो ऑर्डिनरी बिल जैसा मैंने बताया, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल, और चौथा था अप्रोप्रिएशन बिल। तो फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल है जो बिल होती है, मनी बिल, ये 3 तरह की, दे आर रिलेटेड टू द मनी, पैसे ट्रांजेक्शन है। तो 4 तरह की बिल्स होते हैं, कैसे होता है, इन पर वोटिंग होती है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और अभी इसी टॉपिक बता दूं आपको ले कि पार्लियामेंट कैसे डिसीजन लेती है। जैसे मैंने कहा कि दोनों हाउसेज मिलकर डिसीजन लेते हैं एक्सेप्ट मनी बिल, और अमेंडमेंट बिल पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, न तो अमेंडमेंट बिल पर न तो मनी बिल पर। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 108 में 2 एक्सेप्शंस हैं। राष्ट्रपति मनी बिल को और अमेंडमेंट बिल को लेकर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। अमेंडमेंट बिल अगर है तो उसे अलग अलग सदन पास होना जरूरी होता है, बाकी सब में ज्वाइंट सिटिंग वो आर्टिकल 108 में कन्वीन कर सकता है। तो ये हुए ऑर्डिनरी सारे जो लेजिस्लेशन होता है, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होता है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और यहाँ बताना चाहते हैं आपको, लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनमें बिल नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, कुछ अपॉइंटमेंट की भी पावर होती है, प्लस लेजिस्लेशन की पावर होती है। तो लेजिस्लेशन प्लस अपॉइंटमेंट, तो ऐसे लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव पावर को यूज वो करता है, दोनों हाउसेस मिलकर करते हैं, दोनों हाउसेस मिलकर जो करते हैं वो करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से। तो कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कुल सब्जेक्ट का नंबर वो 9 है। देयर 9 मैटर्स which can be approved by both the houses of the parliament by special majority, that is by 2/3 majority of the present and voting। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 में, दूसरा है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61 में, हमने डिस्कस किया था इसको। तीसरा है जब आर्टिकल 124 क्लास 4 में किसी जज का रिमूवल हो रहा हो, तो चौथा है किसी हाई कोर्ट के जज का जब रिमूवल हो रहा हो तो आर्टिकल 217 क्लास 1 में, और पांचवा है जब ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल का रिमूवल हो रहा हो आर्टिकल 148 में, छठा है चीफ इलेक्शन कमीशन का जब रिमूवल हो रहा हो आर्टिकल 324 क्लास 5 में, और सातवां है लोकसभा और राज्यसभा के जब प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का, स्पीकर का जब रिमूवल हो रहा हो आर्टिकल 94 में। और इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर क्रिएट करना हो जैसे IAS का, तो आर्टिकल 312 में प्रोविजन दिया गया है कि
वो स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा के पास, देखिए राज्यसभा के पास 2 एक्सक्लूसिव पावर भी है। हम बता दें आपको, बाकी तो लोकसभा के पावर मजबूत है, लेकिन राज्यसभा के पास 2 ऐसी पावर जो लोकसभा के पास नहीं है। एक तो ये कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के, जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज है, उनका क्रिएशन केवल राज्यसभा कर सकती है, जिसका प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 312 में, वो भी बाई स्पेशल मेजॉरिटी। टोटल मेंबरशिप का 2/3 हाफ एंड 2/3 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और दूसरा जो मैटर है आर्टिकल 249 में, हमने जब डिस्कस किया था बताया था आपको, 249 में राज्यसभा ही 2/3 मेजॉरिटी से ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसमें वो किसी स्टेट मैटर पर भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो, वो एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को, इस पर आप लॉ बनाइए। अब ये पार्लियामेंट में लैंग्वेज कौन सी चलती है, तो आप देखिए अब आर्टिकल 20 क्लास 1 में ही जब आप पढ़ेंगे लिखा गया है कि हिंदी या अंग्रेजी इसमें कोई भी यूज किया जाता है। और जबकि आर्टिकल 348 में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हिंदी अंग्रेजी में हो सकती हैं, लेकिन जो बिल होगा, जो मेमोरेंडम होगा, जो एक्ट अमेंडमेंट आएगा, वो इंग्लिश में होगा, जो देख लिखा गया आर्टिकल 348 में। और डिस्कशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रिवेल करती है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 120, लेकिन चेयरमैन या स्पीकर की परमिशन से लोग अपनी लैंग्वेज को भी, हिंदी को भी यूज किया जा सकता, मतलब हिंदी नहीं बल्कि अपना मदर टंग, तेलुगु, तमिल, आप देखेंगे हालांकि आवाजा होता नहीं, इंग्लिश में लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते, मगर ये प्रोविजन आर्टिकल 348 में दिया गया है, 120 क्लास 1 में भी दिया गया है प्रोविजन। तो जनरली जो भाषा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, सब्जेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस। और आर्टिकल 120 में ही लिखा गया है कि अगर कोई मेंबर चाहे तो अपनी मदर टंग में भी हिंदी इंग्लिश के अलावा भी बात कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आज का हमने जो जनरल लेक्चर था, जो हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, इलेक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स के दोनों हाउसेस के। अब हम अगले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, उसका काम क्या है, कैसे बिल पास होते हैं, बिल का क्या स्टेटस होता है। ठीक है, थैंक यू।